हाय फ्रेंड्स, दिस इज सुनील कमलापुरी। वेलकम्स टू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। और आज के डेट में हम कवर करेंगे जल टॉपिक को, जो कि विभिन्न कम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसमें काफ़ी ज़्यादा नंबर जो है और नेट करने के चांसेस रहते हैं। तो इसमें जितने भी प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित क्वेश्चंस बनते हैं जल टॉपिक से, यानी वाटर रिसोर्स से, उन सभी क्वेश्चंस को हम लोग कवर करेंगे यहाँ पर। तो अंत तक बने रहिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं इस सेशन का। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं, जैसा कि हम लोग देखने जा रहे हैं जल टॉपिक को, तो जल के विषय में जान लेते हैं कि जल का गुण कैसा होता है। तो ध्यान रखना दोस्तों कि जल का जो गुण होता है वो कैसा होता है। ये रंगहीन होता है। दूसरा, ये गंधहीन होता है, गंधहीन होता है। और तीसरा, ये स्वादहीन होता है। क्लियर है ना। रंगहीन है, गंधहीन है और स्वादहीन है। अच्छा, रंगहीन, गंधहीन और स्वादहीन होने की वजह से ये सबसे अच्छा विलायक माना जाता है। क्लियर है दोस्तों। कैसा माना जाता है? सबसे अच्छा विलायक माना जाता है। यानी इसमें जो पदार्थ सम्मिलित किए जाते हैं या मिश्रित किए जाते हैं, उन्हीं के स्वाद, उन्हीं के रंग, उन्हीं के गंध को ये समायोजित कर लेता है अपने अंदर। क्लियर है ना। और इसका जो अणुसूत्र देखें हम लोग, इसका अगर हम लोग अणुसूत्र देखते हैं, अणुसूत्र, तो अणुसूत्र क्या होता है दोस्तों? H2O। क्लियर है ना। जिसमें हाइड्रोजन के 2 अणु रहते हैं। क्लियर है ना। और ऑक्सीजन के 1 अणु रहते हैं। और दोनों जुड़ करके क्या बनाते हैं? पानी बनाते हैं। क्लियर है ना। चलिए, तो हमने अब समझना है टॉपिक को। जो इस टॉपिक को हमने लिया है कि जल टॉपिक से संबंधित सारे क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे और कवर करेंगे। तो चलो देखते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि मान लेते हैं कि हमारी पृथ्वी है। क्या है दोस्तों? ये हमारी पृथ्वी है। तो पृथ्वी के ऊपर में कितने भाग जल है और कितने भाग स्थल है, पहले इसको देख ले रहे। कितने भाग पर जल है और कितने भाग पर स्थल है। तो देखिए, जो जल है हमारे पृथ्वी के ऊपर में, वो कितने परसेंट है? वो है 71%। कितने प्रतिशत दोस्तों? 71%। क्लियर हो गया ना। इसके और इसी के साथ में जो स्थल पार्ट है, कौन सा पार्ट है? स्थल पार्ट है। वो स्थल पार्ट दोस्तों 29% है। कितना परसेंट? 29% है। क्लियर हो गया। अच्छा, इसको जो विभिन्न भागों में बांटा गया उसको भी हम देखते चलते हैं। कि जैसे मान लेते हैं हमारा जो जल है, वो जल सारा का सारा पीने योग्य नहीं हो सकता। तो कुछ पीने योग्य होंगे, कुछ बर्फ के रूप में होंगे, कुछ खारे होंगे। ठीक है ना। कुछ तालाब हैं, कुछ झरने हैं, कुछ नदियां हैं। तो ये अलग अलग रूपों में सभी बटे हुए हैं। ऐसे स्थल भाग में देखते हैं तो स्थल भाग में कुछ मैदानी भाग हैं, तो कुछ पहाड़ों हैं, तो कुछ पर्वत हैं, तो कुछ पठार हैं। ठीक है ना। तो अलग अलग भागों में इस तरीके से डिवाइड है, तो उनको भी देखते हुए चलते हैं। क्लियर। तो दोस्तों, ये जो जल है, जो 71% भाग के ऊपर में अवेलेबल है, उसमें ध्यान रखना दोस्तों कि उसमें एक भाग है क्या? खारा जल का, जिसमें समुद्र है। यानी समुद्रों के जल सभी खारे होते हैं। और इसका जो परसेंटेज है दोस्तों, वो है 68%। यानी अगर पूछ लिया जाता है कि पृथ्वी के ऊपर में खारे जल का जो प्रतिशत है वो कितना प्रतिशत है, ठीक है ना, तो 68% है। ठीक है ना। तो इसमें विभिन्न समुद्र आ जाते हैं। ठीक है। अगला है, इसी जल का जो सेकंड पार्ट आ जाता है वो है हिमरूप। जो बाकी बचता है वो क्या है? हिमरूप है। यानी जो बर्फ का रूप है। क्लियर हो गया। बर्फ का रूप है। इन्हीं को बोलते हैं ग्लेशियर। क्या बोल सकते हैं दोस्तों? ग्लेशियर, यानी ग्लेशियर के रूप में है। क्लियर हो गया। ग्लेशियर के रूप में है। और जो ग्लेशियर है दोस्तों, वो है 2%। कितने प्रतिशत? 2%। यानी 68% हमारे जो है वो खारे जल हैं। और हिमरूप यानी ग्लेशियर के रूप में जो है वो 2% है। क्लियर हो गया। तो 68 और 2 70 हो गया। और 1% जो भाग है वो पीने योग्य है। पीने योग्य है। क्लियर है। यानी मीठा जल है। क्लियर हो गया ना। तो देखिए, ये जो हिमरूप है, ये भी मीठे जल का ही स्रोत है। ठीक है ना। ये भी मीठे जल का ही स्रोत है। ध्यान रखिएगा कि जो हिमरूप है वो भी मीठे जल के ही स्रोत के अंतर्गत में आते हैं। और दूसरी बात आ जाती है पीने योग्य। तो पीने योग्य 1% भाग पे अवेलेबल है, जो कि पीने योग्य है। अच्छा, पीने योग्य में कौन कौन से
आ जाते हैं, जिसमें जैसे आपकी नदियां हैं, क्या है दोस्तों, नदियां हैं। दूसरा जैसे झरना हो गया, या तालाब हो गया, जैसे मान लेते हैं बावड़ियां, विभिन्न प्रकार के छोटे छोटे, ठीक है ना, या भूमिगत जल, इन्हीं जल को हम लोग विभिन्न हैंड पंपों या समरसेबल या और तमाम सारे उपकरणों के माध्यम से बाहर निकालते हैं और इनका इस्तेमाल करते हैं। और दोस्तों ये ध्यान रखिएगा, जो भूमिगत जल की जो मात्रा है वो 0.6% है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान में रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट के अंतर्गत में इसको टिक करके रखिएगा। तो 0.6% भाग जो है वो भूमिगत जल का है। क्लियर हो गया। और दोस्तों ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ये जो हिमरूप है, यानी ये जो ग्लेशियर के रूप में है, और प्लस जो ये पीने योग्य है, इन दोनों को अगर हम लोग मिला देते हैं तो 3% जो भाग है वो कैसा है, वो मीठा जल है। क्लियर है ना। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि पृथ्वी पर मीठे जल का प्रतिशत कितना है, तो 3% है। खारे जल का प्रतिशत कितना है, तो 68% है। हिमरूप का प्रतिशत कितना है या ग्लेशियर का प्रतिशत कितना है, तो 2% है। हिमरूप या ग्लेशियर रूप जो होते हैं वो किस तरीके के उदाहरण है, खारे जल के या मीठे जल के, तो मीठे जल का उदाहरण है। पीने योग्य पानी का कितना प्रतिशत है, 1% है। अगर पीने योग्य पानी के स्रोत के बारे में पूछ लेता है तो इसमें नदियां, झरने, तालाब, भूमिगत जल आ जाते हैं। भूमिगत जल में 0.6% जो भाग है वो पाया जा रहा है, बाकी सारा पीने योग्य नहीं है। क्लियर हो गया ना। आगे इसी में स्थल भाग को भी हम लोग कवर करना है, तो थोड़ा सा आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर हम स्थल भाग को कवर करने की कोशिश करते हैं। चलिए देखिए, स्थल भाग को भी हम लोग फटाफट के अंदाज में देख लेते हैं। देखिए स्थल भाग जो है 29% है, ये तो क्लियर हो गया है। अब इसमें थोड़ा सा जगह कम है तो इसके अंदर में ही बनाऊंगा, और चूंकि चार्ट यहीं पे बनना है तो थोड़ा सा आप लोग समझने की कोशिश करिएगा। क्लियर है ना। तो देखिए स्थल भाग में सबसे पहला तो आ जाता है जैसे मैदान हो गया। कौन से हो गए दोस्तों, मैदान हो गया हमारा। अब मैदान जो है वो हमारा 41% है। किससे, 29% को अगर हम लोग 100 मान लेते हैं पूरा स्थल भाग को, तो उसमें से 41% क्या है दोस्तों, वो है मैदानी भाग। क्लियर हो गया ना। और उसी 29% जो भाग स्थल भाग है उसमें अगर 100% मान लेते हैं तो उसमें 33% जो भाग है वो पठारी भाग है, यानी पठार कितने हैं, 33% है। क्लियर हो गया, 33%। इसमें से मैं थोड़ा सा इरेज कर देता हूं जिससे कि आप लोगों को समझने में थोड़ा सा तकलीफ ना हो। ठीक है ना, तो समझने की कोशिश करिएगा। चलिए देखते हैं। तो यहां पर हमने क्या जाना कि पठार जो है वो 33% है। इसके बाद में जैसे पहाड़ी क्षेत्र हो गए, तीसरा क्या हो गया, जैसे पहाड़ हो गए या पहाड़ी क्षेत्र हो गए, तो देखो पहाड़ जो है वो 14% भाग पे फैले हुए हैं। पृथ्वी स्थल भाग के 14% भाग पर पहाड़ हैं। इसके बाद में आ जाते हैं पर्वत। जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं वो 12% भाग पे हैं, 12% भाग पे हैं पर्वत। क्लियर हो गया ना। तो पर्वत 12% पर, और जो पहाड़ है वो 14% पे, पठार है 33% पे, और मैदान है जो वो 41% पे। तो कुल मिलाकर 29% पूरे पृथ्वी का ये भाग है। क्लियर हो गया ना। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट थे हमारे पृथ्वी की संरचना के आधार पर, इसमें जल और स्थल को विभिन्न भागों में बांटने के पश्चात में। ठीक है ना। तो जैसा कि हम लोगों ने जो टॉपिक उठाया है वो जल को उठाया है, तो जल से ही संबंधित हम लोग क्वेश्चंस को देखने की कोशिश करेंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ में बढ़ने की कोशिश करते हैं, नेक्स्ट को देखते हैं। चलिए आगे देखते हैं। चलिए हम लोग जल के गुण को भी देख लेते हैं। किसको देखने जा रहे हैं, जल के गुण। ठीक है ना, कि जल के गुण क्या होते हैं। देखिए अगर मान लेते हैं, ये क्वेश्चन तुम लोगों में काफी ज्यादा आता है पेपर में, ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। इसमें पूछ लेता है कि जो जल का हिमांक है वो क्या है। क्या पूछ लेता है दोस्तों, कि जल का जो हिमांक है वो क्या है, या जल का जो गलनांक है वो क्या है। ठीक है ना, जल का गलनांक है वो क्या है। जल का क्वथनांक क्या है, क्वथनांक पूछ लेता है कि जल का क्वथनांक क्या है। या जल का सर्वाधिक घनत्व पूछ लेता है। क्या पूछ लेता है, सर्वाधिक
घनत्व पूछ लेता है कि सर्वाधिक घनत्व जो है वो किस अवस्था में होता है। क्लियर है ना? तो ध्यान रखिएगा इसको, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और इनको आप लोग बिल्कुल नोट कर लीजिएगा। चलिए इसको भी देख ले रहे हैं। तो देखो, जो जल का गुणांक है वो 0 डिग्री सेल्सियस है। क्या है दोस्तों? 0 डिग्री सेल्सियस, ये ध्यान रखिएगा। दूसरी बात आती है गलनांक का, तो ये भी 0 डिग्री सेल्सियस है। क्लियर हो गया ना? तो हिमांक है 0 डिग्री सेल्सियस और गलनांक है 0 डिग्री सेल्सियस। यानी हिमांक मतलब क्या होता है? जहां से वो हिम के रूप में यानी बर्फ के रूप में चेंज होना या परिवर्तित होना प्रारंभ होते हैं। गलनांक क्या होता है? गलनांक का मतलब होता है कि जहां से जो बर्फ होता है वो जल के रूप में घुलने लगता है या जल के रूप में गलने लगता है, तो वो गलनांक हो जाता है। 0 डिग्री सेल्सियस पे ही होने लगता है। इसके बाद क्वथनांक होता है। क्वथनांक किसे बोलते हैं? ये उबलने की प्रक्रिया को बोलते हैं, यानी बॉइलिंग पॉइंट को बोलते हैं। तो ये 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर में बॉयल होता है। लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि अगर 99.9 डिग्री सेल्सियस भी है तो भी बॉयल नहीं होगा। बॉयल करने की प्रक्रिया के लिए 100 डिग्री सेल्सियस ही हमारा परफेक्ट है। क्लियर हो गया? और सर्वाधिक घनत्व, यानी किस अवस्था में सर्वाधिक घनत्व होता है जल का, यानी किसी बर्तन में रखते हैं तो सबसे ज्यादा घनत्व किस अवस्था में लेगा? तो जब जो जल का टेम्परेचर होगा यानी तापमान होगा 4 डिग्री सेल्सियस, तो उस समय जल का जो गुण होगा वो सर्वाधिक घनत्व के रूप में होगा। क्लियर हो गया? आई थिंक आप लोगों ने ये समझ लिया होगा कि हिमांक 0 डिग्री सेल्सियस पे, गलनांक 0 डिग्री सेल्सियस पे, क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस पे और सर्वाधिक जो घनत्व होता है जल का वो 4 डिग्री सेल्सियस के ऊपर में होता है। क्लियर हो गया ना? चलिए कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को देखते हैं, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको मैं रेज कर रहा हूं। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं, समझते हैं उसको भी। आगे इसमें देखते हैं कुछ जो क्वेश्चंस बनते हैं जल में, जो वस्तुओं के डूबने या तैरने की जो प्रक्रियाएं होती है उनके जो बेसिक कॉन्सेप्ट के क्वेश्चंस बनते हैं उसको भी देख लेते हैं। चलिए पहले नंबर पे देखने जा रहे हैं। पहले नंबर पे देख लेते हैं कि यदि मान लेते हैं कि जो वस्तु है, क्या दोस्तों, यदि जो वस्तु है, वस्तु का जो घनत्व है वो ज्यादा है, वस्तु है और वस्तु का घनत्व जो है वो ज्यादा है, और प्लस उसमें जल का जो घनत्व है वो कम है। क्या है? जल का घनत्व कम है, घनत्व कम है, कम है। ठीक है ना? तो इस कंडीशन में पूछ लेता है कि जो वस्तु है वो जल में डूबेगी कि तैरेगी। क्या है दोस्तों? कि यदि जो है वस्तु, उसका जो घनत्व है वो ज्यादा हो और जल का जो घनत्व हो यानी जल का जो मात्रा हो कम हो, तो वस्तु जो है वो जल में तैरेगी या डूब जाएगी। तो ध्यान रखना कि जो वस्तु होगी, वस्तु जो होगी वो डूब जाएगी। ठीक है ना? वस्तु जो होगी वो डूब जाएगी। क्लियर हो गया? ये ध्यान रखिएगा, वस्तु जो होगी वो डूब जाएगी बस जल के अंदर में। चलिए अगले फैक्ट को देखने की कोशिश करते हैं। यदि मान लेते हैं कि जो वस्तु है उसका घनत्व कम है, वस्तु का घनत्व जो है वो कम है, कम है, और प्लस जल का घनत्व ज्यादा है, इसको मान लेते हैं जल का घनत्व ज्यादा है। ठीक है ना? इसको ले लेते हैं तो क्या होगा? तो यदि हमारा जल का घनत्व ज्यादा होगा तो वस्तु जो है वो तैरेगी। ठीक है ना? वस्तु जो है वो तैरेगी। क्लियर हो गया ना? ये अगला फैक्ट भी हम समझते हैं कि आप लोग अंडरस्टैंड कर चुके होंगे। चलिए अगले टॉपिक को और देखते हैं। मान लेते हैं कि जब जल द्वारा लगाया गया बल वस्तु के भार के तुलना में ज्यादा हो तो वस्तु जो है वो तैरेगी या डूब जाएगी। क्या कह रहा है दोस्तों? कि जल द्वारा लगाया गया बल वस्तु के भार के तुलना में ज्यादा हो। ठीक है ना? तो ध्यान रखना कि जब जो है जल द्वारा लगाया गया बल ज्यादा होगा किसकी अपेक्षा? वस्तु के भार की तुलना में। किसके? वस्तु के भार की तुलना में। ठीक है ना? तो क्या होगा? जब जल का जो बल होगा वो वस्तु के भार की तुलना में ज्यादा होगा तो ध्यान रखना कि वस्तु जो है वो तैरेगी। क्या होगी?
वस्तु तैरेगी। क्लियर हो गया ना। अब जैसे कुछ उदाहरण भी देख ले रहे हैं। जैसे मान लेते हैं कि जहाज है, तो जहाज जब इतना भारी सा जहाज पानी के अंदर में जाता है तो उसका जो भार होता है, जितना वो विस्थापित करती है जल, तो जल का जो बल काम करता है, जल के ऊपर में जो बल काम करता है वो वस्तु के भार से ज्यादा होता है। इस वजह से जहाज तैरने लगती है। या मान लेते हैं उस पर थाली हम लोग डाल दें, जल के अंदर में थाली डाल दें, थाली भी तैरने लगती है। लोटा डाल दें, ठीक है ना, ग्लास डाल दें, तो ये तैरने लगते हैं। तो इसमें बहुत सारे उदाहरण आ जाएंगे जो कि इस नियम को फॉलो करते हैं। ठीक है ना। चलिए आगे और देखते हैं, अगले क्वेश्चंस को देखने की कोशिश करते हैं। मान लेते हैं कि जल द्वारा लगाया गया बल वस्तु के भार के तुलना में कम हो। ठीक है ना, ये भी टॉपिक बनता है। अब क्या हो, उल्टा हो प्रक्रिया। ठीक है ना, कि जल द्वारा लगाया गया बल जो है वो कम है, किससे, वस्तु के भार के। ठीक है ना। तो क्या होगा, तो इसमें एकदम फिक्स हो गया दोस्तों कि जो वस्तु है वो डूब जाएगी, वस्तु जो है डूब जाएगी। क्लियर हो गया ना, वस्तु डूब जाएगी। अगर यदि इसका उदाहरण देखना हो तो इसमें बहुत सारे देख सकते हो। जैसे हमारा सुई आ सकता है, ठीक है ना, सुई डाल देते हो, कील डाल सकते हो, ये सब क्या हो जाते हैं, ये सब डूब जाते हैं दोस्तों। क्लियर हो गया ना। चलिए एक और टॉपिक इसके अंतर्गत में और पूछा जाता है, काफी बार जो है क्वेश्चन जो है रिपीट हुआ, तो इसको भी देख लेते हैं कि जल द्वारा लगाया गया बल वस्तु के सतह के क्षेत्र के बराबर होता है। ठीक है ना। और ये कौन सा है, ये आर्कमिडीज का सिद्धांत है। ठीक है ना। तो आर्कमिडीज का सिद्धांत या उत्प्लावन बल का सिद्धांत पूछ लेता है। आर्कमिडीज का सिद्धांत है और इसी को उत्प्लावन बल भी कहते हैं, उत्प्लावन बल भी बोलते हैं। तो इस सिद्धांत के बारे में पूछ लेता है। तो इस सिद्धांत को भी हम लोग समझ लेते हैं, ये सिद्धांत क्या कहता है। तो इसमें सिद्धांत ये कहता है कि जल द्वारा लगाया गया बल वस्तु के सतह से क्षेत्र पर निर्भर करता है। ठीक है ना, निर्भर करता है। क्लियर है ना। ये ध्यान रखना कि जल द्वारा जो लगाया गया बल है वो वस्तु के सतह क्षेत्र पर ही निर्भर होता है। यानी वस्तु का अगर सतह क्षेत्र ज्यादा है तो उस पर बल ज्यादा लगेगा, अगर सतह क्षेत्र कम है तो बल कम लगेगा, और जैसे ही बल कम लगेगा वस्तु डूब जाएगी। क्लियर हो गया ना। चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में। अगला है जो हम लोग देखने जा रहे हैं, वाष्पीकरण को देखने जा रहे हैं। वाष्पीकरण किसे कहते हैं इसको समझ लेते हैं। तो देखो, जल का वाष्प के रूप में बनना ही वाष्पीकरण कहलाता है। यानी कोई जल है, ठीक है ना, और वो कन्वर्ट हो रहा है किसके रूप में, वाष्प के रूप में, वाष्प के रूप में कन्वर्ट हो रहा है। तो इसी प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, वाष्पीकरण कहते हैं। क्लियर हो गया, वाष्पीकरण कहते हैं। कंफर्म हो गया। अच्छा, इसके जो कुछ बेसिक रूल है उसको भी देखते हैं। अगर मान लेते हैं कि सतह क्षेत्र ज्यादा तापमान हो, ठीक है ना, सतह क्षेत्र ज्यादा हो और तापमान भी ज्यादा हो, क्या हो, मान लेते हैं सतह का क्षेत्र जहां पे पानी है वहां पर सतह जो है वो ज्यादा है, तो सतह क्षेत्र ज्यादा हो और भी क्या हो, और प्लस में तापमान भी ज्यादा हो, तो क्या होगा। तो ध्यान रखना कि जब सतह क्षेत्र ज्यादा होगा साथ ही साथ में तापमान ज्यादा होगा तो वाष्पीकरण भी ज्यादा ही होगा। क्या होगा दोस्तों, वाष्पीकरण की जो मात्रा होगी वो ज्यादा होगी। ये ध्यान में रखना है, ये बेसिक रूल है। ये कई बार क्वेश्चंस जो है वो रिपीट हुआ है पेपर में। अगला पूछ लेता है कि मान लेते हैं सतह क्षेत्र कम हो और तापमान कम हो,
क्या हो, सतह क्षेत्र कम प्लस तापमान कम हो तो क्या होगा, तो जब सतह क्षेत्र कम होगा और तापमान भी कम होगा तो वाष्पीकरण भी क्या होगा, कम होगा। क्लियर हो गया ना। तो ये कुछ वाष्पीकरण से संबंधित क्वेश्चंस थे। चलिए आगे इसमें अब हम लोग क्वथनांक को देखने जा रहे हैं, तो क्वथनांक को भी समझ लेते हैं। क्या जानने जा रहे हैं, क्वथनांक। ठीक है ना, क्वथनांक को भी हम लोग समझते हुए चलते हैं, क्वथनांक किसे कहते हैं। ठीक है ना, देखिएगा दोस्तों, तो क्वथनांक ये होता है कि जहां पर जो है वो जल उबलने लगता है। क्लियर है ना, यानी जब बॉइलिंग पॉइंट आ जाती है, जहां पर जो जल है वो उबलने लगता है, वही प्रक्रिया को या उस अवस्था को ही क्वथनांक बोलते हैं। क्लियर है ना, क्वथनांक उसी प्रक्रिया को बोलते हैं, यानी वह तापमान जिस पर जल उबलना प्रारंभ होता है। ठीक है ना, तो उसी को क्या बोलते हैं, क्वथनांक बोलते हैं। क्लियर है ना, और ये कितना है, 100 डिग्री सेल्सियस है। क्लियर हो गया ना, ये ध्यान में रखना है। और एक क्वेश्चन बनता है दोस्तों वाष्पीकरण का, काफी उलझाने वाला क्वेश्चन है, तो वाष्पीकरण को भी देखते हैं। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं, वाष्पीकरण को देखते हैं। देखिएगा, वाष्पीकरण से संबंधित क्वेश्चन जो है वो काफी ज्यादा कंफ्यूज करता है, कि जैसे कि वाष्पीकरण का जो टेम्परेचर होता है वो क्या होता है। अगर क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया, वाष्पीकरण का तापमान, देखिए अगर इसके विषय में पूछ लेता है कि वाष्पीकरण का जो तापमान है वो कितना होता है, तो इसमें ध्यान रखना कि जो वाष्पीकरण का तापमान है वो निश्चित नहीं है। ठीक है ना, निश्चित नहीं है। क्लियर हो गया ना, ये तापमान निश्चित नहीं है, यानी वो 40 डिग्री भी हो सकता है, 50 डिग्री भी हो सकता है, 60 डिग्री भी हो सकता है। क्लियर है ना, इसलिए फिक्स नहीं है। क्योंकि जब भी हम लोग किसी पॉट में, कोई हमारा पॉट है, उस पॉट को अगर हम लोग गर्म करते हैं, ठीक है ना, और उसमें हमने जल रखे होते हैं, अगर उसको हम नीचे से बॉयल करते हैं, ठीक है ना, नीचे से मान लेते हैं स्टोव के माध्यम से हम बॉयल कर रहे हैं, ठीक है ना, इसके ऊपर में टेम्परेचर जा रहा है, तो यहाँ पर क्या होता है, कुछ ही देर बाद में, ठीक है ना, अभी पानी उबलना नहीं चालू होता, उससे पहले ही इसमें क्या होता है, वाष्पीकरण की प्रक्रिया चालू हो जाती है। क्लियर हो गया ना, तो वाष्पीकरण का जो तापमान है वो फिक्स नहीं है, वो 40 डिग्री भी हो सकता है, 50 भी होता है, 60 भी हो सकता है, 30 भी हो सकता है। कंफर्म हो गया। चलिए आगे देखते हैं कि जल में कोई विलेय पदार्थ मिलाने पर जल का जो घनत्व है वो क्या होता है। कि अगर मान लेते हैं कोई जल हो और उसमें कोई विलेय पदार्थ यानी जैसे चीनी है, नमक है, ये सब मिला देते हैं तो क्या होगा। ठीक है ना, इसको देख लेते हैं। क्या है दोस्तों कि जल में, मान लेते हैं जल में कोई विलेय पदार्थ मिला दें, ठीक है ना, मिलाने पर क्या होगा कि अगर मान लेते हैं कोई विलेय पदार्थ यानी चीनी या फिर नमक, इस तरीके का कोई भी जो विलेय पदार्थ होगा उसको अगर हम लोग पानी में मिलाते हैं तो जल के घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा। क्वेश्चन इस तरीके से आता है, तो ध्यान रखना, जल का जो घनत्व है, जल का घनत्व वो बढ़ जाएगा। क्लियर है ना, बढ़ जाएगा। ठीक है ना। अच्छा दोस्तों, इस तरीके से क्वेश्चन भी आ सकता है कि जैसे जल में जो हम लोग विलेय पदार्थ मिलाते हैं, आखिर वो विलेय क्यों हो जाता है। तो ध्यान रखना इसमें दोस्तों कि इसके अंतर्गत में हाइड्रोजन बॉन्ड आता है। इसमें एक होता है हाइड्रोजन बॉन्ड या हाइड्रोजन बंध जिनको बोल सकते हैं, हाइड्रोजन बंध होता है। यही जिम्मेदार होता है कि कोई भी वस्तु जो विलेय होती है वो जल के अंदर में पूरी तरीके से समाहित हो जाती है, यानी गायब हो जाती है, जो इन्हीं में समा जाती है। ठीक है ना। आगे
अच्छा, देख लेते हैं कि विलय किसे कहते हैं, विलय किसे कहते हैं, या विलयन क्या होता है। चूंकि यहाँ विलय की बात हो रही है तो इस पॉइंट्स को भी हम लोग कवर कर लेते हैं। तो ध्यान रखिएगा, 3 पॉइंट बनते हैं इससे। एक होता है विलय, एक होता है विलायक, क्या होता है, एक हो जाता है विलायक और अगला हो जाता है विलयन। क्लियर है। ये 3 पॉइंट जो बनते हैं वो थोड़े से कंफ्यूजनल होते हैं, तो ध्यान रखिएगा, ज़्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। देखिए, जो विलय है, जो घुले, कोई जो वस्तु है, ठीक है ना, यानी जो वस्तु है, जैसे चीनी हो गया, ठीक है ना, या नमक हो गया, ये सब क्या है, ये विलय पदार्थ है, ठीक है ना। और जो घोले, विलायक क्या हो जाएगा, जो घोले, ठीक है ना, जैसे हमारा पानी हो गया या जल, वो क्या हो गया, विलायक हो गया। और विलयन क्या हो गया, जो हमारा विलय यानी हमारा चीनी या नमक और प्लस विलायक यानी पानी मिलाने के पश्चात में जो घोल हमको प्राप्त होता है, घोल प्राप्त होता है कह सकते हैं, ठीक है ना, घोल प्राप्त होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, विलयन बोलते हैं, ठीक है ना। अच्छा, थोड़ा सा इसमें एक नोट ध्यान रखिएगा दोस्तों, थोड़ा सा एक नोट ध्यान रखिएगा, उस नोट में करके लिख लीजिए कि जो विलय की विघटन दर होती है वो वस्तु के सतह क्षेत्र पर निर्भर करती है, ठीक है ना, ध्यान रखना इसका, कि जो विलय का विघटन दर होता है वो वस्तु के क्षेत्र पर निर्भर करती है, यानी वस्तु जितना बड़ा होगा उतना ही समय लेगा, वो विघटित होगा, ठीक है ना। तो इस पॉइंट को बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। क्या है पॉइंट, ठीक है ना, उसको लिख लीजिए कि विलय की विघटन दर वस्तु के सतह क्षेत्र यानी उसकी बनावट के ऊपर में सतह क्षेत्र पर निर्भर करती है, क्लियर हो गया। ये पॉइंट्स काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट था। चलिए आगे भी देखते हैं, तो फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आगे बढ़ते हैं, कुछ और महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को देख लेते हैं इसमें। चलिए नेक्स्ट, एक बेसिक कॉन्सेप्ट और पूछा जाता दोस्तों जल से ही संबंधित, उस क्वेश्चंस को भी हम लोग देख लेते हैं। कि क्वेश्चन इस तरीके से आता है कि मान लेते हैं जो जल है, ठीक है ना, जल है और इसको हम क्या करें, उबाल दें, ठीक है ना, उबाल दें और इसमें क्या करें, एक बीकर लें, ठीक है ना, इस पानी को अगर मान लेते हैं हम उबाल देते हैं और इसमें हमने पानी रखा था और पानी उबाल दिया, ठीक है ना, उबालने के पश्चात मान लेते हैं इसको ठंडा कर दिया और इसमें हमने कुछ मछली रख दी, ठीक है ना, कुछ मछलियाँ रख दिया हमने। तो इसमें देखते हैं कि कुछ देर बाद जो मछलियाँ होती हैं वो मर जाती हैं, ठीक है ना, यहाँ पे फिश रखा और फिश क्या है, वो मर जाती हैं, डेड हो जाती हैं, ठीक है ना। क्यों मर जाती हैं, इसके विषय में भी क्वेश्चन बनता है, ध्यान रखिएगा। ठंडा करने के पश्चात में डाला था हमने मछली, तब भी मछली मर गई, रीजन क्या हुआ, क्योंकि ध्यान रखना कि जो मछलियां होती हैं वो साधारण जल में रहती हैं, और ध्यान रखना कि साधारण जल में जो है तमाम सारे खनिज तत्व होते हैं, और मछलियां अपने गलफड़ों के द्वारा जो ऑक्सीजन लेती हैं, साथ ही साथ में और तमाम सारे जो खनिज तत्व होते हैं उनको भी अवशोषित करती हैं अपने गिल्स के माध्यम से। और जब आपने जल उबाल दिया होता है तो जल में उपस्थित सभी खनिज तत्व जो होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं, ठीक है ना। इस वजह से उसको ठंडा करने के पश्चात भी खनिज तत्व रह नहीं जाते और मछलियां रखने पर वो मछलियां उसमें सर्वाइव नहीं कर पाती और अंत में मर जाती हैं। क्लियर हो गया ना। तो जल उबालने पर उसमें क्या होता है, जो खनिज तत्व होते हैं, खनिज तत्व नष्ट हो जाते हैं, ध्यान रखिएगा, खनिज तत्व नष्ट हो जाते हैं, इसलिए ध्यान रखिएगा कि बहुत ज़्यादा हमको जल उबला हुआ पीना नहीं चाहिए, ध्यान रखिएगा इसमें। डॉक्टर लोग एडवाइस करते हैं कि आप जो है बॉयल वाटर पीजिए, लेकिन ये ध्यान रखना कि उस कंडीशन में बोलते हैं जब आप हैवी डिजीज के माध्यम से या फिर जो है आप लोग वायरस के जो है चपेट में आ जाते हैं, तो उस अवस्था में ठंड से बचने के लिए जो है आपसे बोला जाता है। लेकिन ध्यान रखिएगा कि एक स्वस्थ व्यक्ति को कभी भी उबले हुए जल का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसमें खनिज तत्वों की पूर्ति नहीं हो पाती और इसमें तमाम सारे जो आयरन है, कैल्शियम है, ठीक है ना, इत्यादि जो कुछ प्रमुख तत्व हैं जो जल के साथ में हम लोग लेते हैं, ठीक है ना।
अच्छा चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अब जल संरक्षण से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देख लेते हैं इसमें। तो देखो जल संरक्षण जो संरक्षण से संबंधित कुछ संगठन है, जल संरक्षण से संबंधित जो कुछ संगठन है, जल संरक्षण टॉपिक हमने देखना है और इसमें कुछ संगठनों को देखेंगे कि कौन कौन से संगठन हैं जो कि जल संरक्षण से संबंधित काम करते हैं या इनका इंपॉर्टेंट रोल है और जो पेपर में आते हैं। ठीक है ना। तो पहला एक आता है कि तरुण भारत संघ। कौन सा है? तरुण भारत संघ। ठीक है ना, एक संघ है जो कि जल संरक्षण के लिए काम करता है। ठीक है ना, जल संरक्षण के लिए काम करता है। ये राजस्थान में प्रचलित है। किस राज्य में है दोस्तों? राजस्थान में है। ठीक है ना, इस पॉइंट को बिल्कुल ध्यान में रखिएगा कि तरुण भारत संघ किस राज्य से संबंधित है, तो ये राजस्थान से संबंधित है। ठीक है ना, और ये कैसे संगठन है? तो ये जल संरक्षण से ही संबंधित संगठन है। जल संरक्षण संगठन। क्लियर हो गया ना? ये ध्यान रखना है, क्वेश्चन इस तरीके से बन सकता है। और इसके अध्यक्ष के बारे में पूछ सकता है। ठीक है ना, जल संरक्षण से संबंधित जो तरुण भारत संघ है, इसके अध्यक्ष कौन है? तो इसके अध्यक्ष है दोस्तों राजेंद्र सिंह जी। राजेंद्र सिंह जी। ठीक है ना, ये क्वेश्चन में बहुत बार रिपीट हुआ है, ध्यान रखिएगा। ऐसे करके भी पूछ लेता है कि राजेंद्र सिंह जी किससे संबंधित हैं, तो उसमें दे देता है जल संरक्षण, वन संरक्षण, मृदा संरक्षण, वायु संरक्षण। तो ध्यान रखना कि वो जल संरक्षण से ही संबंधित थे। ठीक है ना, या फिर इसमें दे सकता है कि राजेंद्र सिंह जी का इनमें से किससे संबंध है, तरुण भारत संघ, या कुछ और ऑप्शन दे सकता है उसमें, भीमा संघ, इस तरीके से भी दे सकता है। तो तरुण भारत संघ से संबंधित है। या किस राज्य से संबंधित है राजेंद्र सिंह जी, तो राजस्थान से संबंधित है। या तरुण भारत संघ किस राज्य से संबंधित है, तो राजस्थान से संबंधित है। इस तरीके से क्वेश्चन जो है घुमा करके पूछता है। और एक क्वेश्चन इनके बारे में और पूछा जाता है दोस्तों, काफी बार पूछा गया है कि जल पुरुष यानी वाटरमैन के नाम से किसे जाना जाता है। इनको जल पुरुष का एक उपाधि दिया गया था। क्या दिया गया था दोस्तों? जल पुरुष का उपाधि दिया गया था। ये ध्यान रखिएगा, वाटरमैन की उपाधि इन्होंने पाई है। ठीक है ना, वाटरमैन के नाम से भी जानते हैं, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। किसको जानते हैं? राजेंद्र सिंह जी को जानते हैं वाटरमैन के नाम से। ठीक है ना। अच्छा, ये इस संगठन ने, ये जो तरुण भारत संघ है, इस संगठन ने किसके ऊपर में काम किया है? तो इसने जो काम किया है कि राजस्थान के अंदर में जो पुरानी झीलें थी उनको पुनर्निर्मित करने में जो है महत्वपूर्ण योगदान दिया। तो ये क्या करती थी? झीलों का जो है, झीलों का जीर्णोद्धार। क्या करती थी? झीलों का जीर्णोद्धार ये करती थी। ठीक है ना, तरुण भारत संघ। क्लियर हो गया ना? तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट था तरुण भारत संघ से संबंधित, और ये सारे वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, तो इसको बिल्कुल माइंड के अंदर में सेट कर लीजिएगा आप लोग। चलिए एक और है जिसके बारे में भी क्वेश्चन पूछता है, वह है दूसरा नंबर का भीमा संघ। कौन सा है दोस्तों? भीमा संघ। ठीक है ना, भीमा संघ के बारे में पूछ लेता है। देखिए ये दोस्तों है कर्नाटक से संबंधित। कहां से है? कर्नाटक राज्य से संबंधित है। और कर्नाटक के किस जगह से संबंधित है, जगह के बारे में भी पूछ लेता है। तो ये ध्यान रखना है, ये संबंधित है होलगुंडी से। कहां से? होलगुंडी से। क्लियर है ना, वहां पे ये कार्यरत है वर्तमान में, और ये भी जल संरक्षण से ही संबंधित संगठन है। ठीक है ना, यानी ये भी जो है जल संरक्षण से ही संबंधित संगठन है। और ये कैसा संगठन है दोस्तों? तो ये बच्चों का संगठन है। कैसा संगठन है? वो बच्चों का संगठन है। ठीक है ना, बच्चों ने लोकल लेवल पर अपना बनाया हुआ है, ठीक है ना, संगठन, और ये जल संरक्षण का काम करते हैं। क्लियर है ना? अच्छा, अब कुछ और पॉइंट देख ले रहे हैं इसमें, जैसे जल स्तर के नीचे जाने के कारण क्या है, यानी जो दिन ब दिन जो है हमारा जल स्तर काफ़ी ज़्यादा डाउन होता जा रहा है पृथ्वी में। ठीक है ना, पहले जो है थोड़ा सा ही खुदाई के पश्चात में हम जल जो है भूमिगत जल मिल जाता था, या कुओं में जो है जल अवेलेबल रहता था, गांव में सिंचाई के साधन के रूप में भी जो है प्रयोग किया जाता था। लेकिन आजकल के जो कुएं वगैरह हैं वो सूखते जा रहे हैं, और जल जो है काफ़ी ज़्यादा समस्या का स्रोत बनता जा रहा है। ठीक है ना, तमाम सारे शहरों में भूमिगत जल लगभग ख़त्म हो चुका है। ठीक है ना, या बहुत नीचे जा चुका है। तो क्या रीजन है कि जल स्तर हमारा नीचे जा रहा है? ठीक है ना, तो इसको भी देख लेते हैं हम लोग। ठीक है ना, कि जल स्तर
जल स्तर नीचे जाने के कारण, ठीक है ना, उस कारण को भी देख ले रहे हैं कि क्या कारण है जिसकी वजह से जो जल स्तर है वो नीचे जा चुका है, ठीक है ना। तो इसमें आ जाता है हमारा निर्वनीकरण। कौन सा है? निर्वनीकरण पहले नंबर पर, यानी हम लोग वनों को अंधाधुंध काटते हुए जा रहे हैं, ठीक है ना, वन लगा ही नहीं रहे, ये पेड़ पौधों का हम लोग ज़्यादा ध्यान ही नहीं दे रहे हैं, जिसकी वजह से भी जो है बारिश का प्रभाव पड़ता है, बारिश नहीं हो रही है, ठीक है ना, इस वजह से भी जल स्तर डाउन जा रहा है। दूसरा है जैसे औद्योगिकरण, औद्योगिकरण, ठीक है ना, ये हो जाता है। तो इसमें उद्योगों के लिए बड़ी बड़ी कंपनियां तमाम सारे जल लेती हैं, ठीक है ना, और वो दूषित जल को जो है नदियों में डालती हैं, जिसकी वजह से भी जो है प्रदूषण हो रहा है, जल स्तर नीचे जा रहा है, ठीक है ना। अगला आ जाता है जैसे नगरीकरण, ठीक है ना, नगरीकरण, गाँव या खेतों को काट करके वहाँ पर आवास बनाए जा रहे हैं, जिसकी वजह से भी जो है पेड़ पौधे कटते जा रहे हैं, और फिर वहाँ पर जल जो है भूमिगत जा नहीं पा रहा है, यानी बारिश भी होती है तो तमाम सारे जो बिल्डिंगें और जो मकान या फिर बड़ी बड़ी कंपनियां बनी होने की वजह से भूमि से संबंधित जो जल होता है वो खत्म होता तो रहता है, लेकिन उसके अंदर में समा नहीं पाती, जा नहीं पाती सोर्सों में, इस वजह से भी जल की कमी हो रही है। दूसरा आ जाता है कि जैसे सड़कें हैं, ठीक है ना, सड़क है, मकान है, ये सब भी इसके अंतर्गत में आ जाते हैं, क्योंकि सड़क भी जो है ज़मीन के ऊपर बनती है और सड़कें डामर की या विभिन्न पदार्थों की बनती हैं, उसके अंदर में जल अवशोषित तो हो नहीं पाता है, जिसकी वजह से भी भूमिगत जल कम होता जा रहा है, ठीक है ना। और जो भूमिगत जल है, ठीक है ना, ये जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि भूमिगत जल है उसका अत्यधिक प्रयोग, ठीक है ना, अत्यधिक प्रयोग, ये भी कहीं ना कहीं जो है जिम्मेदार है कि जो जल स्तर है वो नीचे जा रही है, ठीक है ना। तो ये कुछ बेसिक क्वेश्चंस थे जल से संबंधित, और लगभग सारे क्वेश्चंस हमने कंप्लीट कर दिया है इसमें जल से संबंधित। और किसी टॉपिक के ऊपर में आप लोगों को पढ़ना होगा तो उस टॉपिक को दोस्तों बताइएगा, जिससे हम उससे संबंधित वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। और तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।